शास शासकीय ई राघवेंद्र राव स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग द्वारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आयोजित की गई है और उसमें मैं आज के वक्ता डॉक्टर आशीष तिवारी सर का स्वागत करती हूँ। इन्होंने इसी महाविद्यालय से बीएससी एवं एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है तथा पीएचडी के लिए रिसर्च भी यहाँ से किया है। इन्होंने नेट, यूजीसी, सीएसआईआर क्वालिफाई किया। बहुत ही शुरू से मेधावी छात्र रहे हैं और इन्हें इनके रिसर्च पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनके 25 से अधिक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। 3 बुक्स की इन्होंने एडिटिंग की है, चैप्टर्स भी लिखे हैं तथा वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़ में अपनी सेवाएं सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र के रूप में दे रहे हैं। आज के इनके व्याख्यान का विषय है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एवं एफटीआईआर। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीता गुप्ता मैडम, IQAC कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर। जैसे कि मैडम ने बताया कि आज जो है वेब लेक्चर सीरीज के रूप में 2 लेक्चर्स का आयोजन होना है। तो सर्वप्रथम जो है स्लाइड्स के माध्यम से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं और पहलुओं को बताने की कोशिश करेंगे। एंड इन दैट केस, आफ्टर कंप्लीटिंग NMR spectroscopy, we will switch on to FTIR spectrum and we'll learn the basics and how it can be implied for structural elucidation of organic compounds। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से और उसके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। स्क्रीन देख पा रहे होंगे जी? हाँ। स्पेक्ट्रोस्कोपी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, उसके बाद हम टाइप्स देखेंगे और प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस में उसका एक्सटेंशन किस तरीके से किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जब आते हैं तो हम एक जिस्ट ले लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। पहली बात हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एवं उसके प्रकृति या नेचर के बारे में कि what is the nature and how does it interact with the matter। ये इसके बाद हम बात करेंगे कि वो इंटरेक्शन से कितने टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। फिर हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ NMR इसके बारे में चर्चा करेंगे और जब थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हम समझ लेंगे तो उसका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। एंड फाइनली विल गिव द एक्नॉलेजमेंट एंड आई विल फिनिश माय लेक्चर ऑफ। नाउ लेट अस बिगिन विद व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। हियर स्लाइड फिर आगे बढ़ाना। स्लाइड मैडम, स्लाइड तो बढ़ते जा रही है। हाँ, वही उस टाइम बाद में आया था ना, वैसे ही। हाँ, अब आया। हाँ, ठीक। अभी फुल स्क्रीन भी है। अब बढ़िया। हाँ जी, थर्ड स्लाइड आई। ये हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ब्लू वेव और रेड कलर की वेव यहाँ प्रोपोगेट होते दिख रही है। दिस ब्लू वेव इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर, द रेड वेव इज द मैग्नेटिक वेक्टर और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री ओरिएंटेड होते हैं। और जो वेव प्रोपोगेट होती है उससे परपेंडिकुलर मतलब Z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं कुल 7 प्रकार के यहाँ पर हम देख सकते हैं। फ्रॉम एक्सरेज, गामा रेज, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल और माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ये हमारा बेसिक रिजीम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ये जब मैटर के पास फॉल करती है तो उनसे इंटरेक्शन स्टार्ट करती है। इंटरेक्शन इसलिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एक्सेट्रा। तो उसमें जो इनका इंटरेक्शन है वो क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शन है कि वो जो वेव है एनर्जी का फॉर्म है या फोटॉन्स के रूप में है और मैटर के पास अपने एनर्जी लेवल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लाइट
इंसिडेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट, ये उस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस है उनमें परिवर्तन लाती है, इट ब्रिंग्स आउट चेंजेस उसके एनर्जी लेवल्स के आधार पे। जी, तो हमको क्या मिलती है, ये मैटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है तो उससे हमको डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने के लिए मिलती है। जो इंटरेक्शन होता है वो ये स्लाइड से हम देख सक रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, 4 प्रकार के मुख्य इंटरेक्शन हम यहां पर देख पा रहे हैं। पहला जो है इंटरेक्शन जो है एब्जॉर्प्शन है, दूसरा जो इंटरेक्शन है वो इमिशन है, तीसरा जो इंटरेक्शन है वो स्कैटरिंग है, और चौथा जो इंटरेक्शन है वो लुमिनिसेंस है। ये एक प्रकार से इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल उस तरीके से समझिए जैसे कि क्लास में एक टीचर है और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मॉलिक्यूल्स या मैटर के रूप में। टीचर कुछ टॉपिक पे अगर लेक्चर दे रहा है और वो पूरा का पूरा दिमाग में चला जा रहा है, वो बैठ जा रहा है, तो हम उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है जो पढ़ाया गया वो पूरा का पूरा आप इमिट कर दें, मतलब वो भूल जाए, तो उस प्रकार के इंटरेक्शन को हम इमिशंस कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, तो उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। और जब हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि जरा सा भी अगर हमारा टीचर उसको समझा रहा है तो उसको पूरी तरीके से समझ में आने की जो स्थिति होती है, जिसमें हम अपने आगे की होने वाली घटनाओं को भी आराम से समझ सकते हैं, वो एक प्रकार की प्रदीप्ति है या लुमिनिसेंस है। तो इस प्रकार से ही चारों इंटरैक्शंस एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्कैटरिंग और लुमिनिसेंस होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं कि आगे इन्हीं चारों इंटरैक्शन से अलग अलग प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने के लिए मिलती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैटरिंग से निकलने वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, और लुमिनिसेंस यानी जो फास्फोरेसेंस है और फ्लोरेसेंस है बेसिकली, उनसे जो टेक्निक्स निकलती है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे आए हैं, इसमें हमने जैसे दिख रहा है EMR आफ्टर इंटरेक्शन ब्रिंग चेंजेस। तो हमने जैसे कहा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो अपनी प्रकृति के अनुसार जब मैटर पर आपतित होती है तो मैटर में उपस्थित जो ऊर्जा स्तर होते हैं, अब मैटर पे उपस्थित ऊर्जा स्तर कई प्रकार के हो सकते हैं। रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, बेसिकली उनकी 4 एनर्जी लेवल्स हम बात कर सकते हैं। वो है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, स्केप करूं फिर से, ये तो बढ़ तो रही है। ऐसे चलने दो। हाँ, ये ठीक, ऐसे चल। तो जैसे हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मैटर पर जब आपतित होती तो उसमें जो उपस्थित ऊर्जा स्तर होते हैं उनसे वही इंटरेक्शन कर सकती है, और इंटरेक्शन करने से एक ही चीज होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। और डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम उसको एनर्जी के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो E इज इक्वल्स टू प्लैंक्स के हिसाब से E इज इक्वल्स टू h न्यू, जहां h प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो ये एनर्जी जो है मॉलिक्यूल में उपस्थित एनर्जी लेवल्स, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हो, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हो या न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हो, इनके साथ क्या कर सकती है, वो इंटरेक्शन कर सकती है। जब इंटरेक्शन करेगी तो कोई ना कोई परिवर्तन लाएगी। यहाँ पर हम रीजन्स देख पा रहे हैं, और हम सबसे जिस हिसाब से एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से देखें तो ये जो एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल्स की, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद विजिबल यूवी पहले, फिर विजिबल IR, माइक्रोवेव, और फिर स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव्स जो होती हैं
इम्प्लॉयड होती हैं। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा रेज की होती है। जब गामा रेज इंटरेक्ट करता है मॉलिक्यूल के साथ तो वो न्यूक्लियर ट्रांजिशंस तक करा सकता है। इतना ताकत है, इतनी शक्तिशाली एनर्जी वेव्स हैं कि उसमें न्यूक्लियर ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं, इसलिए उसका चेंज ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशंस भी हो जाता है। अगर हम बात करें नाभिक और इलेक्ट्रॉन की, जस्ट कंपेयर करें, तो नाभिक बहुत भारी है, लगभग 2000 गुना अधिक होगा उसका वेट कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो हम ये जो न्यूक्लियस इतना हैवी है कि द ऑल ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड ऑन न्यूक्लियस, उसमें भी ट्रांजिशन करा सकती है गामा रेज, और इससे उत्पन्न होने वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी को मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके का परिवर्तन होता है कि हम जानते हैं सबसे बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, पर एक्सरेज इतने शक्तिशाली हैं कि अंदर के जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी वो क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है उसकी एनर्जी में। इनर कोर एलिमेंट्स, जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कैन आल्सो बी इजेक्टेड आउट व्हेन एक्सरे फॉल्स, और इससे बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी जन्म लेती हैं, EXES, PES, photo electron spectroscopy, etc., etc. There are several kinds of spectroscopy which are associated with X-rays. Auger spectroscopy ये भी एक प्रकार की एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी है। XAFs है, और भी बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज एक्सरे से उत्पन्न होती हैं। जो कॉमन हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जो वैलेंस बॉन्ड कंडक्शन बॉन्ड के बीच में होता है, वो विजिबल या अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी उससे जुड़ी हुई होती है। उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैलेंस बॉन्ड छोड़ते हैं, कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं। अब अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो इंफ्रारेड केवल वाइब्रेशनल जो एनर्जी लेवल्स हैं उन्हीं को प्रभावित कर पाती है, तो इसलिए उनका केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो उसके जो उत्पन्न स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में क्या होता है कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ही चेंज होता है, और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे इन तीनों में सबसे कम रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में होती है, और उससे कारण केवल ओरिएंटेशन परिवर्तित होता है। ओरिएंटेशन परिवर्तित होता है, ये माइक्रोवेव द्वारा की जाती है, और इससे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम दिया जाता है। जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इतनी कमजोर होती हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत अधिक है, तो एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इसके वजह से क्या होता है, केवल स्पिन चेंज हो पाता है, जो नाभिक का स्पिन है वही चेंज हो पाता है। तो नाभिक बेसिकली प्रोटॉन का यहाँ बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की स्पिन चेंजेस हो पाती है, इसलिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है उसको प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि there are 4 important spectroscopic techniques which are used in organic chemistry. पहला, UV visible spectroscopy. It can identify structures containing conjugation and existence of benzene ring in conjugation with other system. UV visible spectroscopy का उपयोग बेसिकली हम जो है एल्कीन्स या पॉली एल्कीन्स इनके स्टडीज में हम कर सकते हैं जहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दैट मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, जहां पर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस हो वहां स्टडी करने में काम आता है। FTIR जो होता है, इट रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जो फंक्शनल ग्रुप मोइटीज वहां एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल में, चाहे वो एल्डिहाइड हो, एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन्स अटैच्ड हो, कीटोन्स हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो, या एल्केन एल्कीन अल्काइंस हो, इनके जो फंक्शनैलिटीज हैं, एस्टर्स हो, ये सब जो है FTIRs के फंक्शनैलिटीज से हमको पता चल जाता है, जो इंफॉर्मेशन हमको उसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी बॉन्ड की होती है उससे प्राप्त होती है। तीसरी और डिस्ट्रक्टिव, ये बाकी दोनों नॉन डिस्ट्रक्टिव, मास जो टेक्निक है स्पेक्ट्रोमेट्री की वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, इसमें जो कंपाउंड है वो अगर हम मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालते हैं तो वो टूटेगा,
यानी उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी और उसका मेन उपयोग जो है हम फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट एस्टिमेशन में करते हैं. दिस इज एन एम्पेरिकल टेक्निक. However, there may be hundreds of constitutional isomers of the same empirical formula. एक ही एम्पेरिकल फार्मूला के ढेर सारे हमको कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए आइसोमर्स के बीच डिस्टिंग्विशंस के लिए अगर डिस्टिंक्शन करना है हमको तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉट अ वेरी गुड टेक्निक, बट उसके खुद के अपने फ्रेगमेंटेशन करने से हमको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, इसलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो इंपॉर्टेंट टेक्निक. And the most detailed spectroscopic technique in organic chemistry is nuclear magnetic resonance, या हम इसको कह सकते हैं it is the most detailed and necessary information to recognize a structure is obtained from NMR spectra. नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं. हिस्ट्री यहाँ पर दो साइंटिस्ट देख पा रहे होंगे आप. इसमें से एक जो है पर्सेल है और दूसरे जो है ब्लॉच है. ये पर्सन एंड ब्लॉच बेसिकली ये जो डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की, वो फिजिसिस्ट ने की थी. दो फिजिक्स के लोगों ने किया था और उनको इसके लिए नोबेल मिले थे. और इसके बाद न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे अब तक 4 नोबेल्स हमको प्राप्त है. ये टेक्निक इतनी जो उन्नत टेक्निक थी कि ये इसको 4 नोबेल आज तक मिले हैं अलग अलग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक्स के ऊपर. MRI वगैरह जो अभी इमेजिंग के लिए यूज होती है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर. तो हम जैसे कह रहे थे कि काम फिजिक्स वालों ने किया था डिस्कवरी, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो NMR की है और इसके टेक्निक की है वो केमिस्ट उपयोग करते हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के रूप में. तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं और लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाइज. क्या सभी न्यूक्लियस, ये हम पहले फोकस करेंगे क्योंकि रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स केवल और केवल न्यूक्लियस स्पिन चेंज कर पाते हैं, तो हम पूरा फोकस करेंगे न्यूक्लियस पर. तो न्यूक्लियस जो होती है वो किस पर कंपोज होता है, तो हम जानते हैं कि द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसमें से जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूट्रल है. तो जो न्यूक्लियाई होता है वो डिपेंड करता है, अगर हम देखा जाए तो किस प्रकार से है उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो हम नॉर्मली हम एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. तो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज गिवन बाय A माइनस Z, जहां A अगर मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है. तो जो न्यूक्लियाई होता है वो या तो उसका मास नंबर ऑड होगा या इवन होगा, या उसी प्रकार से एटॉमिक नंबर इवन होगा या ऑड होगा. ये न्यूक्लियस जो होते हैं कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन में, इवन ऑड के सर्टेन कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं. आगे की स्लाइड में देखेंगे कि कौन से न्यूक्लियस जो होते होंगे वो मैग्नेटिकली एक्टिव होते होंगे. तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और हम जानते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगता है. और यही न्यूक्लियस के मैग्नेट, जो हमारा नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो NMR, वो जो न्यूक्लियस है वो उसी न्यूक्लियस की बात कर पाता है जो चुंबकीय रूप से सक्रिय हो, मैग्नेटिकली एक्टिव हो. तो अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन्हीं के सर्टेन कॉम्बिनेशंस में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं. कुछ हेटेरो एटम्स हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, फास्फोरस. पर बेसिकली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और वेरी फॉर्चुनेटली कार्बन एंड ऑक्सीजन जो होता है, जैसे हम कार्बन देख पा रहे हैं C12 है, ऑक्सीजन O16 है, इसके एटॉमिक नंबर 8 और इसका कार्बन का 6. तो ये जो है इनके जो स्पिन है वो एक दूसरे को एन्यूल करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं,
तो जो इसका न्यूक्लियस का स्पिन है, इट हैज नो स्पिन। और फॉर्चुनेट है, ये हमारे लिए बोन है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो स्पिन है वो 0 है। अगर नॉन जीरो होता तो आगे हम बताएंगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। फॉर्चुनेटली हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन में कार्बन ऑक्सीजन जो है C12 और O16 आइसोटोप जो है वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव है। तो क्या होता है, जब ऐसे प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं जिनके स्पिन आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रोटॉन की और कार्बन 13 की, तो प्रोटॉन 1H1 जो आइसोटोप है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। हेंस देयर क्वांटम मैकेनिकली इसके पास ऑप्शन नहीं है कि इसके जो स्पिन है वो कैंसिल हो। एक ही प्रोटॉन है तो उसका एक नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। तो द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, it can only acquire a finite number of orientation। और ये कब होगा, जब हम नाभिक को, उस न्यूक्लियस को चुंबकीय क्षेत्र पे रखने जाएंगे। जब तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, there is no interaction of magnetic field with the nucleus। जैसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्वांटम मैकेनिकल इंटरेक्शंस के कारण जो न्यूक्लियस है दो अरेंजमेंट कर पाता है। प्रोटॉन का स्पिन स्टेट I = ½ है, तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फार्मूला होता है 2I+1, जहां I मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, उस पे अगर हम रखें तो 2 × ½ + 1 दैट इज 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो जो प्रोटॉन का न्यूक्लियस है, इट इज स्प्लिट इनटू 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन। अब ये जो स्प्लिटिंग हो रही है वो दो तरीके से हो सकती है, या जो अप्लाइड फील्ड है उसके साथ या उसके अगेंस्ट में। तो जो अलाइनमेंट है, आगे चल के देखेंगे कि जो अलाइनमेंट है नाभिक की, अगर बाह्यचुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, इट्स रीइंफोर्स्ड विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस इज नोन एज अल्फा स्टेट। और इफ इट इज अपोज्ड, मींस जो चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड है और मैग्नेटिक न्यूक्लियस जो है वो उसके स्पिन स्टेट के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसकी दिशा एक दूसरे से विपरीत हो, तो जो हायर एनर्जी स्टेट ऑब्टेन करता है दैट इज नोन एज बीटा स्टेट। और ऐसे ही जो न्यूक्लियस होते हैं मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं और एनएमआर एक्टिव भी होते हैं। आगे की स्लाइड देखेंगे, ये स्लाइड का नाम जैसे लिखा हुआ है मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियस जो होते हैं मैग्नेटिकली एक्टिव होते हैं। जिनका ऑड मास न्यूक्लियाई है, यानी उनके न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं ऑड नंबर के, यहां पर हम देख सकते हैं 1, 13, 19, 1 फॉर प्रोटॉन, 13 फॉर कार्बन एंड 19 फॉर फ्लोरीन। इसके मास नंबर हम देख सक रहे हैं कि इनके मास नंबर ऑड हैं। तो ऑड होने से इनके जो स्पिन है नॉन जीरो होते हैं और इनके फ्रैक्शनल स्पिन होते हैं। इनके लिए I = 1/2 है, जबकि बोरान के लिए यही 3/2 है, और 17 आइसोटोप के लिए I का वैल्यू 5/2 है। इनके नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट्स हमको मिलते हैं, इसलिए जो है न्यूक्लियस कैसे होते हैं, मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं। फिर हम बात करते हैं इवन न्यूक्लियाई वाले प्रोटॉन्स की। ये है जैसे प्रोटॉन, ये ड्यूटेरियम है, ये नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप है। नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप से एक नई हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे चल के आप पढ़ेंगे, जिसको हम NQR न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मोमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहां पर I = 1 आती है। न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल मैग्नेटिक यानी NQR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको यहाँ पर से देखने के लिए मिलती है। और जैसे हम कह रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फॉर्चुनेट थे हम कि I = 0 होती है, वो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैंने कहा था कि एनर्जी लेवल्स जो है प्रोटॉन NMR के, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब तक फील्ड नहीं था
एनर्जी लेवल्स पर डीजेनरेट मतलब कोई इनमें एनर्जी का डिफरेंशिएशन ही नहीं था, वो एनर्जी नहीं जनरेट हुई थी, कोई एनर्जी लेवल्स क्रिएटेड नहीं थी। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक है, यानी मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, या तो वो अप्लाइड फील्ड के दिशा में होगा यानी इस डायरेक्शन में, या अपोजिट होगा यानी इस डायरेक्शन में। तो ये जो स्टेट होगी वो हमारी अल्फा स्टेट कहलाएगी, और ये जो स्टेट होगी वो ऊपर वाली बीटा स्टेट कहलाएगी। उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर दिया है -12 +12। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसी ही फील्ड अप्लाई होती है एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाती है, और यही बेसिक्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इंटरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा का अंतराल होना चाहिए, एक हायर एनर्जी लेवल्स होनी चाहिए, एक लोअर एनर्जी लेवल होनी चाहिए। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ये थंडर जैसा उससे दिख रहा है, उसको जब हम आपतित कराते हैं, इट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द लोअर एनर्जी लेवल, तो क्या होता है, जो लोअर एनर्जी लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, न्यूक्लियस है, वो क्या होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं। और जैसी एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं तो हम जानते हैं एक्साइटेड स्टेट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। द हाफ लाइफ ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट इज वेरी लेस। तो वो क्या करेगा कि वापस आएगा, और वापस आएगा तो बची हुई ऊर्जा जो छोड़ेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रीजन में जिस क्षेत्र पे पड़ेगा उसी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने के लिए मिलेगी। तो क्योंकि यहाँ पर रेडियो रीजन पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन यानी आरएफ रीजन पे हम आपतित कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हमको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी उसको हम केवल नाभिकीय स्पिन जो दिख रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, कभी ये नॉर्थ पे है, कभी ये साउथ पे हो जा रहा है, तो केवल नाभिक स्पिन स्टेट अल्फा से बीटा में परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। जो येलो लाइन दिख रही है, ये येलो यहाँ से कभी नॉर्थ में अलाइंड हो जा रहा है, कभी साउथ में अलाइंड हो जा रहा है। तो केवल नाभिकीय स्पिन स्टेट में ही परिवर्तन कर पा रहा है, इसलिए इसको स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कही गई है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो फिनोमेना है वो रेजोनेंस बेसिकली साउंड से एनोलॉजी लेके किया गया है। रेजोनेंस में क्या होना चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। किन दोनों की, जो आपतित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E = h-न्यू, इन दोनों की जो न्यू अप्लाइड है और न्यू जनरेटेड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, उनकी जो अंतराल है, दोनों एक दूसरे से जब मैच कर जाएगा, मतलब आपतित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और ये जो ऊर्जा स्तर है, दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी तो नाभिक अपना स्पिन स्टेट अल्फा से बीटा पे परिवर्तित कर देगा, और इसी वजह से जो घटना है उसको अनुनाद या रेजोनेंस का नाम दिया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, लार्मर प्रिसिशन। ये एक्चुअली क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी थी वो क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। लार्मर प्रिसिशन का एक सरल सा एग्जांपल है, अगर हम एक भंवरा ले लेते हैं, लट्टू जिसको गायरोटॉपर भी कहते हैं, उसको जब हम रस्सी से बांधते हैं और उसको जब हम छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपनी अक्ष पर रोटेट करने लगता है। पर एक घटना उसके साथ में और होती है, वो अपनी अक्ष पर तो रोटेट कर ही रहा होता है परंतु वह पृथ्वी के चारों ओर डोल भी रहा होता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू रोटेट अलोंग द अर्थ, वो घूमने लगता है, चारों अपनी अक्ष में घूम रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ भी, मतलब वो लट्टू जो है लगातार घूमता दिखता है। तो हमने तो केवल क्या दी थी, ऊर्जा स्पिन स्टेट दी थी केवल अपने अक्ष पर घूमने के लिए, परंतु वह पृथ्वी के चारों तरफ भी जो मंडराने लग रहा है, जिसको डोलना कह रहे हैं, वो जो है वो बेसिकली वो अर्थ जो है हमारी वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है और उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सिस है उसका पीछा करता है वह लट्टू। ठीक उसी प्रकार क्योंकि न्यूक्लियस है उसको भी हम एक गायरोटॉपर की संज्ञा अगर दें
और चुंबकीय क्षेत्र जो हमने अप्लाइड किया हुआ है उसको पृथ्वी की संज्ञा दें, मतलब पृथ्वी की ग्रेविटेशनल एक्सिस की संज्ञा दें, तो क्या होगा, पृथ्वी की ग्रेविटेशनल एक्सिस यानी नाभिक की जो मैग्नेटिक एक्सिस है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की, वो अलाइंड नहीं है किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। हम यहां पर देख सकते हैं कि ये z डायरेक्शन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो छोटे छोटे एरोस दिख रहे हैं वो नाभिक की न्यूक्लियस के द्वारा जो जनरेटेड है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दे आर नॉट अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन नहीं होते हैं तो ये क्या करने लगते हैं, पीछा करने लगते हैं। अभी हमने देखा था एक गोल एटम डमरू के जैसा पीछा करना चालू करता है, इसको पीछा करने को प्रिसिशन कहते हैं। और ये जो डिपेंड करती है जो मतलब ये जो घटना है इसको लार्मर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको लार्मर प्रिसिशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट न्यूक्लियस हैव डिफरेंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गामा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0 होता है, जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0, और ओमेगा को जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसको हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू गामा B0, और यही गामा जो है ये यहाँ पर हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो देख रहे हैं। इसमें दो चीजें ध्यान रखिए कि स्पिन क्वांटम संख्या देखिए, यहाँ पर I प्रोटॉन के लिए 1/2 है, कार्बन के लिए भी 1/2 है, पर गायरोमैग्नेटिक रेशियो 26 है प्रोटॉन के लिए और 6 है, मतलब लगभग 1/4 1/4 और कार्बन 13। इसलिए आगे जब चल के देखेंगे तो कार्बन 13 की सेंसिटिविटी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी PMR या प्रोटॉन NMR से 1/4 हो जाती है। तो ये सारा का सारा कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कितनी कारगर है वो डिपेंड करता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो के ऊपर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें ये जान लेते हैं कि सैचुरेशन किसे कहेंगे। क्या होता है जब हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि n अल्फा अपॉन n बीटा, n अल्फा लोअर एनर्जी लेवल पे न्यूक्लियस की संख्या है और बीटा अपर एनर्जी लेवल्स की न्यूक्लियस की संख्या है। इसका वैल्यू हम E इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन KT, जहां K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और डेल्टा E इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। जब हम डेल्टा E का वैल्यू रखते हैं गामा H0 अपॉन 2 KT, गामा गायरोमैग्नेटिक रेशियो, H प्लांक कांस्टेंट, H0 मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है जब लगाई गई, जैसे मान लो 1/4 टेस्ला नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। क्योंकि ये वैल्यू कम है इसलिए हम इसको 1 माइनस गामा H0 2 KT रखते हैं। तो हम देखते हैं n अल्फा और n बीटा का मान 0.99984 दिख रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि n अल्फा n बीटा का रेशियो लगभग 1 है, और जब हम जैसी कहेंगे n अल्फा और n बीटा का रेशियो 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पॉपुलेशन का डिफरेंस ना के बराबर है। मतलब जैसी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगाई, यहां से नाभिक उठ के अपना स्पिन स्टेज चेंज किया, वो बीटा पे गया, तो थोड़े समय के अंदर दोनों की पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी, और जैसी ही दोनों की पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी तो दोनों की पॉपुलेशन बराबर होते ही साथ हमारा सिग्नल मिलना रुक जाएगा। देयर विल बी नो फ्लिपिंग, फ्लिप ही नहीं होगा, दोनों की पॉपुलेशन बराबर होने के कारण वो फ्लिपिंग ही नहीं हो पाएगी, और जब फ्लिपिंग नहीं हो पाएगी तो हमारा सिग्नल प्राप्त होना बंद हो जाएगा। तो फिर हमारा NMR का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, अगर दोनों का पॉपुलेशन बराबर होने से हमको सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको ये जो स्थिति कहलाती है वो स्पिन सैचुरेशन कहलाता है। स्पिन सैचुरेशन से एक नेचुरल टेंडेंसी होती है वापस आने की, उसको कहते हैं स्पिन रिलैक्सेशन। तो दो रिलैक्सेशन मैकेनिज्म काम करते हैं।
एक होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन और दूसरा होता है स्पिन रिलैक्सेशन। तो हम दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन को इनवर्स करना है, मतलब देयर मस्ट बी एन इम्बैलेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। हमेशा जब तक अल्फा और बीटा के बीच पॉपुलेशन का डिफरेंस नहीं होगा तब तक न्यूबिक अल्फा स्टेट छोड़ के बीटा में नहीं स्प्लिट होगा और हमको एनएमआर का सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। तो ये क्या होता है, जैसे ही अल्फा और बीटा का पॉपुलेशन बराबर हो जाता है, तो क्योंकि ये लिक्विड फेज में जनरली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल होता है किसका, सैंपल का मॉलिक्यूल होता है, वो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, देयर इज अ कांस्टेंट थर्मल एजिटेशन, और थर्मल एजिटेशन के वजह से दिस थर्मल मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जनरेट्स अ लोकल फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जब ये लोकल फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ जो मैच कर जाती है, तो ये क्या करती है, इमिशन या एब्जॉर्प्शन को रिजल्ट करती है, जिससे वो जो स्पिन इक्विलिब्रियम है वो फिर से मेंटेन हो पाए, वो जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो पाए। इस प्रकार का जो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है, स्पिन को वापस लाने के लिए, अल्फा स्टेट को मोर पॉपुलेट करने के लिए, एक उस मैकेनिज्म को हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन या स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन के नाम पे करते हैं। ये हमको याद रखना है कि जो लिक्विड फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ इंटरैक्ट करते हुए क्या करती है, थर्मल एजिटेशन के वजह से उसको डीपॉपुलेट करती है, क्योंकि वो एनर्जी जो एक्सेस की थी, जो एक्सेस एनर्जी अल्फा से बीटा स्टेट में लाने की गई थी, वो एक्सेस एनर्जी जो है उसको वो किसमें ट्रांसफर कर देती है, अपने आसपास के पड़ोसियों में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम नीट या लिक्विड फेज में करा रहे हैं, रेफरेंस मटेरियल भी कहते हैं, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देती है और वापस अपनी पुनः एनर्जी, यानी उसकी एनर्जी चले गई जो एक्सेस एनर्जी थी, तो वापस से नीचे वाली एनर्जी पॉपुलेट हो जाती है, यानी अल्फा स्टेट मोर पॉपुलेटेड, और ये फिर से क्या होता है, अल्फा से बीटा, और ये लगातार होते रहता है। एक और मैकेनिज्म है जिसको हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं, इसमें बेसिकली स्पिन एक्सचेंज होता है। तो स्पिन एक्सचेंज के वजह से जो रिलैक्सेशन होता है, इस कारण उसका नाम स्पिन रिलैक्सेशन भी कहते हैं। अब आती है बात कि फिजिक्स को ठीक था, नोबेल प्राइज मिला, बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक थी ये एनएमआर। हम उस एनएमआर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंफॉर्मेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो बेसिकली हम किसी भी कार्बनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 4 चीजें केवल और केवल प्रोटॉन के आधार पर पता कर सकते हैं। पहली बात पता कर सकते हैं कि प्रोटॉन के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। जैसे अगर मैं एग्जांपल करूं इथेनॉल, तो इथेनॉल का फॉर्मूला हुआ CH3 CH2OH। तो इथेनॉल में जब हम जाते हैं तो हम 3 प्रकार के प्रोटॉन्स देख पा रहे हैं, एक मिथाइल का प्रोटॉन CH3 वाला, एक मिथिलीन प्रोटॉन CH2 वाला, और एक OH का प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल वाला। तो 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, प्रकार 3 ही हुए। मिथाइल के 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, मिथिलीन के 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, और हाइड्रोक्सिल में तो केवल 1 प्रोटॉन है। तो 2 डिफरेंशिएशन है, केमिकली इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। केमिकली इक्विवेलेंट मतलब वो जो मिथाइल के तीनों प्रोटॉन है वो आपस में रासायनिक रूप से बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, तो इसलिए वो केमिकली इक्विवेलेंट है। पर मिथिलीन और मिथाइल के प्रोटॉन एक दूसरे से चुंबकीय रूप से भी अलग अलग हैं, इसलिए मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। वैसे ही CH2 और हाइड्रोक्सिल का। तो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, ये देख सकते हैं। दूसरी बात करेंगे व्हाट इज ईच टाइप, वो मिथाइल का प्रोटॉन है, वो मिथिलीन का प्रोटॉन है, वो हाइड्रोक्सिल का प्रोटॉन है, वो एल्काइन से जुड़ा प्रोटॉन है, वो विनाइल ग्रुप से जुड़ा प्रोटॉन है, वो एरोमेटिक प्रोटॉन है, वो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है। वो सारे प्रोटॉन किस प्रकार के हैं वो भी जानकारी हमको एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर देता है। फिर ये भी बताता है हाउ मेनी H ऑफ ईच टाइप। जैसे हमने कहा था कि मिथिल में 3 प्रोटॉन हैं, CH2 में 2 प्रोटॉन है, हाइड्रोक्सिल में 1 प्रोटॉन है।
तो CH3 में 3 प्रोटॉन है, इसकी भी जानकारी हमको NMR प्राप्त कर लेती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसके पड़ोस में कौन है, कि मिथिलीन के बाजू में मिथाइल था कि हाइड्रोक्सिल था, वो कनेक्टिविटी क्या है, वो भी अपने आस पड़ोस के भी प्रोटॉनों के प्रकार भी बता सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमने अभी तक फोकस क्या किया था, नाभिक पर, कि नाभिक जो होता है, प्रोटॉन जो होता है, उसमें प्रोटॉन पाया जाता है, उसके घूर्णन के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है। जब ये जो डिफरेंस है एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बराबर हो जाता है, तो हमको सिग्नल प्राप्त होने लगता है। इसका तो यही मतलब हुआ कि हर प्रोटॉन का एक फिक्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय Gn बीटा n B0 अपॉन h। तो हर प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसीशन या अलार्मर फ्रीक्वेंसी सेम होगी। पर ऐसा नहीं है, हम ये भूल गए थे कि एटम आइसोलेटेड नहीं है, न्यूक्लियस जो आइसोलेटेड नहीं, न्यूक्लियस जो है वो वास्तव में एटम का हिस्सा है। और एटम मतलब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं, चुंबकीय रूप से इलेक्ट्रॉन भी जनरेट करेगा चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है वो शील्ड करता है नाभिक को। शील्ड मतलब एक कैसा है, एक प्रतिरक्षण आवरण की तरह काम करेगा। किससे शील्ड करेगा, या तो वो शील्ड बचाएगा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, या तो उससे नहीं बचा पाएगा। अगर ओरिएंटेशन सेम है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की और आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम क्या कहेंगे, उसको शील्डिंग कहेंगे, उससे चुंबकीय क्षेत्र से रक्षा करेगा। पर दोनों के डायरेक्शन सेम नहीं हुए तो डी शील्डिंग करेगा, और हमारा जो नाभिक है वो हायर फ्रीक्वेंसी पर क्या करने लगेगा, रेजोनेट करने लगेगा। इस फिनोमेना को हम क्या कहने लगेंगे, डी शील्डिंग का नाम देंगे। तो हम देख रहे हैं कि हर प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग होने के कारण हर प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाभिक में जो मिथाइल का प्रोटॉन है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोक्सिल के प्रोटॉन से अलग होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा। यानी उसकी प्रोटॉन, हाइड्रोक्सिल वाला प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल के प्रोटॉन डेंसिटी से क्या हो गई, कम हो गई। तो इस वजह से कम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसलिए वो डी शील्डेड होगा। तो इस प्रकार जो शिफ्टिंग दिख रही है हमको, प्रोटॉन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट होते हुए दिख रहा है, इसी को हम केमिकल शिफ्ट देख रहे हैं। यही हमारा केमिकल शिफ्ट अलग हमको सहायता करता है, अलग अलग प्रकार के सिग्नल हमको मिलते हैं। तो नंबर ऑफ पीक्स जो होती है वो पता चल जाती है, कितने करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। केमिकल शिफ्ट हमको टाइप्स बता देती है कि मिथिल का है, मिथिलीन का है, एल्काइन की है, एल्कीन का है। और जैसे हमने कहा था, पड़ोसियों से भी पता चल जाता है कि मिथाइल के बाजू से क्या है, उसको हम स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। और जैसे मिथाइल में तीनों प्रोटॉन जो होते हैं केमिकली और मैग्नेटिकली एक ही स्थान पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट ये इंटीग्रेशन से हमको प्राप्त हो जाता है। यही हम जो कह रहे थे केमिकल शिफ्ट है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग प्रोटॉन जो होते हैं अलग अलग स्केल पे। स्केल क्या है, डेल्टा स्केल है। उर्दू जैसे 0 लेफ्ट में है, राइट में है, और इस तरफ लेफ्ट की तरफ प्रोग्रेस हो रहा है। नॉर्मली हम लिखते कैसे हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ये कैसा स्केल है, राइट से चालू हो रहा है और लेफ्ट पे जा रहा है। स्लाइड देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक रेफरेंस कंपाउंड की आवश्यकता है, जिसको नॉर्मली टेट्रामिथाइल सिलेन, इसलिए क्योंकि सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से कम है। तो जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिंचाएगा, कार्बन की तरफ। तो सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो प्रोटॉन जो उससे जुड़े होगा टेट्रामिथाइल सिलेन से, जो कार्बन से जुड़ा प्रोटॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो लो फील्ड यानी 0 के आसपास
शील्डिंग उसकी अधिक हुई तो वो 0 के आसपास क्या होगा, प्राप्त होगा स्केल पे। तो ये जो स्केल दिख रहा है केमिकल शिफ्ट डेल्टा इज इक्वल्स टू न्यू एच माइनस न्यू टेट्रामिथाइलसिलेन, जो टीएमएस है वो टेट्रामिथाइलसिलेन की फ्रीक्वेंसी है। ये रेफरेंस कंपाउंड के रूप में इस्तेमाल होता है और जिस फ्रीक्वेंसी पर मशीन ऑपरेट कर रही है उसको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नॉर्मली 60 मेगाहर्ट्ज से शुरू हुई थी, अब तो बहुत उन्नत हो गई है, 300 मेगाहर्ट्ज से भी ऊपर की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ चुकी है, तो रिजोल्यूशन बहुत बढ़ गया। तो नॉर्मली हम वो 60 मेगाहर्ट्ज वाले का कंपैरिजन करके बात कर रहे हैं, और क्योंकि ये हर्ट्ज का डिफरेंस छोटा है जबकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में है, तो उसको बराबर करने के लिए हम एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 10⁶ करने से पार्ट्स पर मिलियन में डेल्टा स्केल ऑब्टेन हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मिथिल, मिथिलीन, मिथाइन ये 0 से 1 के बीच दिख रहा है। ये CH2 अगर किसी हेटेरो एटम के साथ होता है तो थोड़ा सा डाउनफील्ड शिफ्ट हो जाता है, तो याद रखना है डाउनफील्ड डी शील्डिंग, डी अगर मैच कराएंगे तो हम देख सकते हैं डाउनफील्ड का मतलब हुआ उसकी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो लेस है, तो वो जल्दी रेजोनेट करता है और डाउनफील्ड में कहलाता है। डी शील्डिंग इज इक्विवेलेंट टू डाउनफील्ड। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होते जा रहा है, खास तौर पे देखिए एल्डिहाइडिक प्रोटॉन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन कहाँ जा रहे हैं, 9, 10, 11, 12 तक जा रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, डी शील्डेड हो गया। जबकि मिथिल, मिथिलीन प्रोटॉन्स में जो है कार्बन से ही जुड़ा था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हुई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने से उनका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो भी अधिक होगा और वो उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से रक्षा करेगा, उसकी शील्डिंग होगी, प्रतिरक्षण होगा, और शील्डिंग होगी तो वो क्या होगा, अप फील्ड। यहाँ पर वो क्या दिखेगा, कम डेल्टा वैल्यूज पर एब्जॉर्ब मतलब रेजोनेट करेगा, इसलिए उसको अप फील्ड के नाम से जानेंगे। तो अलग अलग प्रोटॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग इसी आधार पर, किसके आधार पर, ये केमिकल शिफ्ट वैल्यूज जो रेड बॉक्स पे दिख रही है, इसी के आधार पर अलग अलग हमको क्या मिलते हैं, डेल्टा वैल्यूज हर प्रकार के प्रोटॉन के लिए रहते हैं। और क्योंकि केवल प्रोटॉन ही चुंबकीय रूप से सक्रिय था, इस वजह से केवल हम प्रोटॉन बेस्ड फंक्शनल ग्रुप्स के डिटेक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इथेनॉल का एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो इथेनॉल के स्पेक्ट्रम अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं इथाइल OH, ETOH में यहाँ पर केवल 2 ही प्रकार के प्रोटॉन्स हम यहाँ पर सिग्नल देख पा रहे हैं, मिथिल और मिथिलीन प्रकार के जो प्रोटॉन्स हैं। आगे का स्पेक्ट्रम 4-5 के आसपास का नहीं लिया हुआ है, उधर OH 4 और 5 के बीच एक और पीक मिलेगी। तो यहाँ पर इथेनॉल में CH3CH2OH के लिए हम देख रहे हैं कि एक सिग्नल ना मिलकर हमको, सिग्नल तो 2 मिले पर वो आपस में कैसे हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं। ये दिख रही है हमको स्प्लिटिंग पैटर्न। ये 3 स्प्लिट हुआ है, कौन सा वाला, CH2 वाला। ये CH2 के बाजू वाला जो सिग्नल था, यानी मिथाइल का जो सिग्नल है वो 3 भाग में स्प्लिट हुआ है। और दूसरा हम देख सकते हैं ये वाला, ये 4 सिग्नल हमको स्प्लिटिंग दिख रही है, यानी मिथिलीन वाला किसमें बढ़ गया है, 4 में बढ़ गया है। तो इस प्रकार से जो सिंगल स्पीक होनी चाहिए थी वो हमको मल्टीपल स्प्लिटिंग हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो यही जो इंट्रैक्शन है इसको हम वेक्टर कपलिंग, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग या 3J कपलिंग, इन चारों अलग अलग नाम है मगर मतलब एक ही है। 3J कपलिंग भी कहते हैं, स्केलर कपलिंग भी कहते हैं,
स्पिन स्पिन कपलिंग भी कहते हैं, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग भी कहते हैं, या इसको स्पिन स्पिन विपाटन हिंदी में कहते हैं। तो अपना पड़ोस देखकर एक अधिक संख्या में विपाटित हो जाना, जैसे हम याद दिलाएं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, तो CH3 के पड़ोस में, ठीक पड़ोस में कौन था? CH2, यानी उसके पास कितने प्रोटॉन है? पड़ोसी के पास 2, तो वो 2 से एक अधिक यानी 3 में, 1 2 और 3 में विपाटित हो जाता है। जबकि CH2 के बाजू में कौन है? CH3 है, और CH3 यानी उसके बाजू में 3 प्रोटॉन थे, तो हमेशा अपने पड़ोसियों से एक अधिक, तो 3 प्रोटॉन था CH2 के पड़ोस में, तो वो कितने में विपाटित हो जाता है? 4 में। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4 प्रोटॉन जो होते हैं विपाटित हो जाते हैं। तो इनके रेशियो देखिए, 1 या अगर 1 भाग है तो ये जस्ट उसका दुगना है, ये उसका फिर से आधा है। तो रेशियो क्या हुआ स्प्लिटिंग का? 1:2:1। वैसे ये जो है 1:3:3:1। तो ये जो इंटेंसिटी है स्प्लिटिंग के कारण, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देख पाएंगे। ये केमिकल शिफ्ट है जिसको हम डेल्टा न्यू से दर्शाते हैं। 2 अलग अलग सिग्नल के बीच जो डिफरेंस है, दिस इज नोन एज केमिकल शिफ्ट, दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा न्यू। और ये दोनों ऊर्जा, ये जो लाइन स्प्लिट हुई है, उनके बीच का जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का, उसको क्या कहते हैं? जे। तो हमको बहुत महत्वपूर्ण है डेल्टा न्यू बटा जे। अगर डेल्टा न्यू बटा जे का रेशियो 10 से अधिक हुआ तो हम कहते हैं कपलिंग हो रही है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर की, और इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते कि इतने में आएगा प्रोटॉन, यहाँ पर आएगा, इसका सिग्नल ये होगा, उसके बाजू में इतने प्रोटॉन है तो वो इतने में स्प्लिट होगा, और उसकी इंटेंसिटी ये आएगी। ये चीजें हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी कारण इसको हम कहते हैं दिस इज फर्स्ट ऑर्डर स्प्लिटिंग व्हेन डेल्टा न्यू अपॉन जे का रेशियो इज ग्रेटर देन 10, और इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कपलिंग के नाम से जानते हैं। आपको ओरिएंटेशन बताने के लिए कि वो जो CH2 का प्रोटॉन था वो क्यों जो है CH3 का जो प्रोटॉन था वो क्यों 2-3 भागों में स्प्लिट हो गया था 1:2:1 में, उसी के लिए वो एग्जाम्पल दिखाया गया हुआ है कि जो CH2 के 2 प्रोटॉन्स थे वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट थे, वो CH3 के प्रोटॉन के साथ क्या कर सकते थे? या तो इस फैशन में दोनों की स्पिन स्टेट एक जैसी हो सकती थी, या एक दूसरे के विपरीत हो सकती थी, और एक ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता था जिसमें वो एक की स्पिन स्टेट ऊपर हो और एक की नीचे हो। और इसी का एक दूसरा तरीका था कि पहले की नीचे हो और दूसरे की ऊपर हो। ये स्लाइड देख पा रहे होंगे। तो ये हमको देख पा रहे हैं, सॉरी, कि ऐसे 2 तरीके थे, एक ऊपर एक नीचे के 2 तरीके हो सकते थे, जबकि 2 ऊपर और 2 नीचे के केवल एक तरीके। तो इसी के आधार पर हमको क्या मिलता है? CH3 के बाजू वाला जो CH2 था वो 1:2:1 पर अल्फा अल्फा स्टेट, अल्फा बीटा स्टेट, बीटा अल्फा स्टेट, बीटा बीटा स्टेट। ये हमको 3 में हमको स्प्लिटिंग हमको दिख रही है, और उसकी रेशियो कैसी है? 1:2:1 की। अब CH3 वाला जो प्रोटॉन्स था वो हो गई, उसके जस्ट बाजू में CH2 है, और CH2 के पड़ोस में 3 प्रोटॉन्स है CH3 के। तो उनके अरेंजमेंट ऐसे हो सकते थे कि तीनों ऊपर हो जाए, तीनों प्रोटॉन्स की डायरेक्शन एक ऊपर और तीनों की डायरेक्शन नीचे। तो ये एक्सट्रीम केसेस हैं। इसके अलावा अरेंजमेंट हो सकता था 2 ऊपर 1 नीचे। तो 2 ऊपर 1 नीचे के भी 3 अरेंजमेंट हम देख सकते हैं। ये 2 ऊपर बीच वाला नीचे, और ये आखिरी के 2 ऊपर और पहला वाला नीचे। तो 2 ऊपर 1 नीचे के 3 तरीके हो सकते थे। वैसे ही 2 नीचे 1 ऊपर के भी 3 तरीके हो सकते थे, एक ऊपर बाकी के 2 नीचे, पहला और तीसरा नीचे,
बीच वाला ऊपर और पहला दूसरा नीचे, आखिरी वाला ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि कुल 4 अरेंजमेंट है 3 प्रोटॉनों के एक दूसरे का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जो दूसरा और तीसरा है अरेंजमेंट, उसके 3 प्रकार हो सकते हैं, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा प्रकार। तो इसलिए इसकी स्प्लिटिंग हुई 1:3:3:1 में। इसी को समझने के लिए, सरल करने के लिए पास्कल्स ट्रायंगल का उपयोग होता है। ये है पास्कल्स ट्रायंगल। ये एक तरीके से ट्रायंगल बना लीजिए 1 1 1 1 का, और उसी तरीके से यहां पर भी 1 1 1 1 का एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब देखिए ये 1 और ये 1, वैसे ये 1 और ये 1 ऐसे बना लीजिए। तो जब हम इस 1 को जोड़ेंगे किसके साथ, this 1 is added with this 1, 1 plus 1 will give 2, 1 plus 1 will give 2। तो कैसा हो जाएगा, 1:2:1। अब हम क्या करेंगे, फिर 1 है यहाँ पर, अब ये 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो ये 1 और 2 क्या हो गया, ये 3। वैसे ये 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, और फिर 1 है, तो वो क्या हो जाएगा 1:3:3:1। नीचे पे आएंगे तो अब हम 1 और ये 3 को जोड़ेंगे, तो दिस विल गेट 4। तो 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, फिर 1। तो हमको 1:4:6:4:1 मिलने लगेगा। पहला अरेंजमेंट सिंगलेट है, दूसरा डबलेट है, तीसरा ट्रिपलेट है, चौथा क्वार्टेट है, और ये क्विंटेट होना चाहिए था, या पेंटेट लिखा हुआ है, एक्चुअली वो क्विंटेट है, QUINTET। तो पास्कल्स ट्रायंगल से हमको स्प्लिटिंग जो है उसकी इंटेंसिटी फर्स्ट ऑर्डर कपलिंग की आसानी से निकाली जा सकती है। अब आपने पोपल्स नोटेशन सुने होंगे, AB सिस्टम, AMX सिस्टम, AX सिस्टम, AA- सिस्टम, BB- सिस्टम, AABB सिस्टम। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसा है, उसी के आधार पर उसके नोटेशन है। यदि जो प्रोटॉन है जैसे CH3CH2Br यानी इथिलीन ब्रोमाइड, कैसा सिस्टम हो गया कि जो मिथाइल ग्रुप है CH3 और मिथिलीन ग्रुप है CH2, ये जुड़ा है एक हेलोजन से, और हेलोजन वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पीरियोडिक टेबल में वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मिथाइल के हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम उसको कैसा सिस्टम कहने लगे, AX प्रकार के सिस्टम। मगर AX प्रकार में भी सिस्टम है, क्योंकि A यहाँ पर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन को जा रहे हैं, और B जो हेलोजन के बाजू वाला कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है यानी मिथिलीन वाला, CH3CH2Br। तो CH3 का क्या हो गया A3 और CH2 का क्या हो गया X2। तो वो कैसा सिस्टम कहलाने लगेगा, A3X2 सिस्टम कहलाने लगेगा पोपल्स नोटेशन में। पोपल्स साइंटिस्ट के नेम है, उन्हीं के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के आधार पर इसका नॉमेनक्लेचर AX या AMX या बहुत AB, ABC इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलता है। और हमने कहा था कि कभी कभी प्रोटॉन कैसे होते हैं, जो हमको दिखते कैसे हैं, केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। मतलब जो मिथिल के तीनों प्रोटॉन हैं उसको हम ना चुंबकीय रूप से अलग कर सकते हैं ना रासायनिक रूप से, तीनों इक्विवेलेंट। पर अगर हम यही सिस और ट्रांस की बात करने लगे, अगर किसी कार्बन में सिस और ट्रांस है, तो एक सिस कार्बन का कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा जो प्रोटॉन है या तो सिस होगा या तो वो ट्रांस होगा। तो हम देख रहे हैं वो केमिकली कैसे हो गए, नॉन इक्विवेलेंट है। तो केमिकली एंड मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। सिस प्रोटॉन और ट्रांस प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लगभग ना के बराबर है, पर फिर भी चुंबकीय रूप से वो कैसे हैं, नॉट इक्विवेलेंट हैं। इसलिए हम उसको कैसा नोटेशन देते हैं, AA- सिस्टम या BB- सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस प्रकार से।
देते हैं। जैसे हम कंपाउंड का नाम ले रहे हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड में CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो एक मिथिलीन प्रोटॉन हो गया CH2, एक डबल बॉन्ड के बाजू वाला प्रोटॉन हो गया CH से जुड़ा और उससे जुड़ा है Cl। तो जो CH2 से जुड़ा जो दोनों H है दोनों अलग अलग है, एक सिस जाएगा एक ट्रांस जाएगा Cl के रिस्पेक्ट में। तो इस वजह से ऐसा सिस्टम AMX सिस्टम कहलाता है। वो जो सिस वाला अलग है ट्रांस वाला अलग है, उसके वजह से 3 सिग्नल हमको मिलेंगे। एक CH2, हम अगर नॉर्मली सोचते तो 2 ही प्रकार के प्रोटॉन दिखते थे, मिथिलीन और मिथाइन, 2 ही प्रकार के प्रोटॉन, मगर सिग्नल 3 मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब था कि देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CH2 प्रोटॉन्स। तो इसलिए वो कैसा सिस्टम है, AMX सिस्टम है। आइए हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं कि इसको हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करके देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलती है। हमेशा याद रखना है A कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा नोटेशन, B अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला प्रोटॉन होगा, और उनके बीच कपलिंग याद रखना है 3 बॉन्ड से ज्यादा की दूरी ना हो। There must be only 3 bond difference between first proton and second proton, इसलिए कपलिंग जो होती 3J कपलिंग भी कहलाती है। और अगर कपलिंग यहां पर देखिए कि ये CH3COH हमको कैसा मिल रहा है, 2 सिग्नल मिल रहे हैं A और B जो प्रोटॉन है। तो हमको पता चल गया कि CH3CHO ने एसिटाल्डिहाइड में 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं और 2 प्रकार के प्रोटॉन इस प्रकार से हैं कि उनके बीच कोई कपलिंग नहीं होती है। There is no coupling between 2, hence 2 only signals are obtained। ये यहां पर स्लाइड में जो दिख रही CH3COH, ये A प्रकार के प्रोटॉन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, और एल्डिहाइड से जुड़ा प्रोटॉन, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन से खींचेगा, तो ये वाला प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इस कारण वो डी शील्ड होगा। और डी शील्ड होगा कितना होगा, 10-11 के आसपास, 9-10 के बीच में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो हमको 2 सिग्नल मिल रहे हैं और दोनों के बीच कपलिंग नहीं हो रही, क्योंकि डिफरेंस ऑफ बॉन्ड्स आर 4, मोर देन 4। ये कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, फिर कार्बन आया, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के बीच 1 बॉन्ड का डिफरेंस, फिर इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड का डिफरेंस, फिर ऑक्सीजन के साथ तीसरा बॉन्ड का डिफरेंस, और ये चौथा। देयर आर 4 गैप ऑफ 4 बॉन्ड्स, तो 3J कपलिंग नहीं हो पाती, इसलिए स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। अब दूसरे पे आते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, तो हम देख पा रहे हैं कि अगेन एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब एलिफेटिक एल्डिहाइड से एरोमेटिक एल्डिहाइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर CHO से जुड़ा या इस पोजीशन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, तो कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि देयर इज नो। तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि CHO जो 1 से डिनोट हो रहा है, देयर इज ओनली 1 सिग्नल ऑब्टेन्ड। पर यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं, यानी CHO से ऑर्थो पे, ये 2 नंबर वाला ऑर्थो है, 4 नंबर वाला मेटा है और 3 नंबर वाला पैरा है। तो जो 2 पे जो प्रोटॉन था और 3 पे जो प्रोटॉन था, उसके पड़ोस में 4 नंबर है। तो देयर इज अ कॉम्प्लेक्स विसिनिटी। जो और पैरा का जो प्रोटॉन है वो ऑर्थो और मेटा से घिरा हुआ है, जो मेटा का जो पैरा का प्रोटॉन है ये मेटा से जुड़ा हुआ है, और ये जो ऑर्थो का प्रोटॉन है वो मेटा से जुड़ा हुआ है। तो एक दूसरे के विसिनिटी में होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं, विपाटित करते हैं। तो हम देख सकते हैं देयर इज अ कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग पैटर्न, 2, 3, 4 कई छोटे छोटे पीक्स में कैसा है, मल्टीप्लेट्स में टूट गए हैं। तो इस वजह से हमको एरोमेटिक प्रोटॉन्स जब भी आएगा, ध्यान रखना है हमको मल्टीप्लेट्स मिलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटॉन्स विपाटित होके क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये बनाएंगे। ये एसीटोन है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये एसीटोन है, CH3CO CH3।
तो दिखने में तो दो प्रकार के प्रोटॉन्स हैं, मिथिल के दो सेट्स हैं, पर दोनों रासायनिक रूप से और चुंबकीय रूप से बराबर हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं। 4 स्प्लिटिंग है तो हमको केवल नो स्प्लिटिंग, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटॉन, इसलिए वन टाइप ऑफ सिग्नल। ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटॉन एसीटोन में, इसलिए हमको यहाँ पर केवल एक सिग्नल मिल रहा है और कोई स्प्लिटिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। फिर नेक्स्ट में आखिरी एक स्लाइड हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये एसीटोन देखे थे, अब एसिटोफिनोन देख लीजिए, CH3CO, यानी एरोमेटिक एलिफेटिक कीटोन्स जो का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये जो सेट है 7 से 8 के बीच में, ये देखिए कई सारे हमको क्या दिख रहे हैं, पीक्स दिख रहे हैं, जबकि जो CH3 वाला है वो सिंगल पीक 2.5 के आसपास यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो CH3 और COCH3 है, दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस ये है, यहाँ है प्रोटॉन और ये यहाँ है प्रोटॉन, तो इनके बीच 4 बॉन्ड से भी अधिक का गैप है, इसलिए इनके बीच में कोई स्प्लिटिंग नहीं देखने के लिए मिलेगी। परंतु वही केस, क्योंकि ऑर्थो, पैरा और मेटा एक दूसरे के इतने करीब हैं कि वो आपस में एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे, तो हमको एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिखेगा मल्टीप्लेट्स का। तो इस वजह से हमको एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होंगे 7 से 8 के बीच में अगर मल्टीप्लेट्स दिख रही हैं, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा सिस्टम एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन रिंग होगी ही होगी। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं टॉलुइन के। तो टॉलुइन भी एरोमेटिक, यहाँ पर हमको मल्टीप्लेट्स दिख रहे हैं। अगर हम इसको इसका स्पेक्ट्रम को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लेट्स दिखने लग जाएंगी। और 3 पे हम जो दिख रहे हैं वो मिथिल प्रोटॉन्स की वजह से सिंगल पीक दिख रही है। और ये जो 7 से 8 के बीच में जो दिख रहा है वो 5 प्रोटॉन्स की वजह से मल्टीप्लेट्स मिल रही है। ये 5 जो प्रोटॉन्स है 1 2 3 4 5 5 प्रोटॉन्स हैं ऑर्थो, पैरा, मेटा मिला के, तो उसकी वजह से मल्टीप्लेट्स हमको 7 से 8 के बीच में देखने के लिए मिल रही हैं। अब एस्टर्स भी हम देख लेते हैं। एस्टर्स जो होते हैं CH3RCOR, तो मिथाइल प्रोपियोनेट और इथाइल एस्टेट का यहाँ पर हमको स्पेक्ट्रम दिख रहा है। तो कौन सा, कितने प्रकार के प्रोटॉन्स देखने के मिल रहे हैं? CH3, ये CH2OCO-CH3, इथाइल एस्टेट में 3 प्रकार के प्रोटॉन्स, एक CH3, उसके बाजू वाला CH2 और ये CH3। तो हम देख पा रहे हैं कि जो CH3 है, ये CH3 और ये CH3 में जमीन आसमान का अंतर है। ये CH3 जो है वो ये है, CH3 के बाजू से CH2 था तो वो 3 में स्प्लिट दिख रहा है और डाउनफील्ड है, जबकि ये वाला CH3 है वो अपफील्ड, डाउनफील्ड है। ये अपफील्ड था ये वाला CH3, ये CH3 जो राइट हैंड साइड पे CH3 है वो अपफील्ड है, और उसके बाजू में CH2 है, इस कारण से वो क्या है, 3 पे स्प्लिट है। और ये जो CH2 है उसके बाजू से पड़ोसी में CH3 है, तो वो 4 में स्प्लिट हो गया है, 1:3:3:1 पे। और जबकि ये CH3CO के बाजू से है और इसका और इसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये जो सिंगल पीट बड़ी सी दिख रही है वो दूसरी CH3 की है। तो इसका नोटेशन कैसा आएगा? दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये A, C और B। अब वैसे ही यहां पर मिथाइल प्रोपियोनेट में CH3, CH2, CO, OCH3। अब देखिए ये जो CH3 ग्रुप है O से जुड़ गया, O से जुड़ जाने के कारण क्या हो गया है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की बहुत ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 की सबसे कम होगी, और जब सबसे कम होगी तो डी शील्डिंग होगी, और डी शील्डिंग होगी तो डाउनफील्ड होगा। तो इसलिए हम देख सक रहे हैं कि ये वाला CH3 3.5 के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये बड़ी सी पीक। यहां पर वही CH3 जो थी 2 के आसपास मिल रहा था, और वही यहाँ पर मिथाइल प्रोपियोनेट में, क्योंकि अब ये जुड़ गया है किसके साथ, ये CH3 C के साथ भी जुड़ा था तो अपफील्ड था, जबकि ये CH3 अब O के साथ जुड़ गया है तो डाउनफील्ड हो गया।
तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है वैसे वैसे हमको क्या मिल जाती है, अलग अलग स्पेक्ट्रम मिलती है। और ये हमने वही स्प्लिटिंग की बात करी थी कि 3 एक इंटीग्रेटर चलते रहता है। मशीन जब एनएमआर की आप देखेंगे तो उसमें इंटीग्रेटर पता चल जाता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की संख्या भी वो बता देता है। तो एक रेफरेंस कंपाउंड ये है टेट्रामिथाइलसिलेन, 0 पर जो सिग्नल मिल रहा है, इसी के रेफरेंस पे हम बाकी का भी शिफ्ट नापते हैं, इसलिए केमिकल शिफ्ट, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। केमिकल इन्वायरमेंट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी पर। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए वो अलग अलग जगह पर मिलते हैं। तो हम अलग अलग प्रोटॉन CH3 है, CH2 है, Br है, तो 2 प्रकार के प्रोटॉन्स दिखा रहे हैं। CH3 प्रकार का 1, CH2 प्रकार का 2। तो हम देख सकते हैं इंटीग्रेटर ये नाप के बता दे रहा है कि ये वाला सिग्नल इससे 3 प्रोटॉन रखा है, जबकि ये वाला सिग्नल इससे आधा है, तो ये 2 प्रोटॉन रखा हुआ है। तो 3:2 के रेशियो में है प्रोटॉनों की संख्या। तो हम वहां से ज्ञात कर पाते हैं कि इसमें 3 प्रोटॉन थे, केमिकली इक्विवेलेंट, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। इस CH2 में भी 2 प्रकार के प्रोटॉन थे, केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। और CH3 तो सबसे ज्यादा, चारों मतलब 12 के 12 प्रोटॉन, H3×4 यानी 12 प्रोटॉन मैग्नेटिकली और केमिकली इक्विवेलेंट है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 12 प्रोटॉन होते हुए भी वो चुंबकीय और केमिकल दोनों रूप से कैसे थे, इक्विवेलेंट थे, इसलिए एक ही सिग्नल प्राप्त होता है। तो ये हमारा एक सिग्नल मिल रहा है। जबकि CH3 के बाजू में CH2 था, तो CH3 के बाजू में CH2 था तो उसकी संख्या 2 है, तो 2 किस में विभाजित हो जाएगा, 3 में, 1:3, 1:2:1 में। जबकि CH2 के बाजू में CH3 है यानी 3 है, तो वो अपने पड़ोस से 1 ज्यादा यानी 4 सिग्नल में विभाजित हो जाएगा, विच इज 1:3:3:1। तो दैट्स ऑल फॉर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक। ये 2 अच्छी किताबें हैं, एक विली की है और एक एल्सवियर की है, बालसी की, और ये गुंथर की है। ये दोनों किताबें बहुत बेसिक और बहुत अच्छी किताबें हैं, इनसे पढ़ा जा सकता है रेफरेंस के रूप में। एंड नाउ फाइनली आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट E. Raghavendra Rao PG Science College for inviting me and giving me opportunity to present this lecture. I'm also thankful to principal of my college, Government College Pamgar, and to the departmental head of the department chemistry, Dr. ALS Chandil sir, and IQAC coordinator Dr. Nuta Gupta madam for inviting me to this lecture. And thank you for everything and your patience listening. Thank you, madam.